सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। फ्यूचर में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मैंने आपको सिंपल सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंस दिखाए। आज हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देखेंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखा है। पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझने से पहले आप ये समझो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, यानी जब हम प्रश्न पूछते हैं किसी से तुम्हारा नाम क्या है, तो क्या जो आ गया ये इस शब्द की वजह से हमारा सेंटेंस क्या हो गया, ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा हो गया, प्रश्नवाचक वाक्य हो गया ये। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम पहले बी वर्ड को आगे रखते हैं, जैसे हमने विल को आगे रखा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। अब बच्चों स्ट्रक्चर देखते हुए अपने सेंटेंस का शुरुआत करते हैं। हमारा स्ट्रक्चर क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम पहले विल लगाते हैं, क्योंकि हम जब भी कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं हम पहले बी वर्ड का प्रयोग करते हैं। बी वर्ड क्या होता है, फिर और देयर। अब देयर क्यों, क्योंकि ये है देयर वाले सेंटेंस। देयर हम दो कारणों से प्रयोग करेंगे, कि जिस वाक्य में कोई सब्जेक्ट नहीं होगा, या फिर जब हम बताना हो कि वहाँ कोई चीज है, या वहाँ कुर्सी है, वहाँ टेबल है, तो उस दो कारणों की वजह से देयर का प्रयोग होएगा। तो हम वही सेंटेंस बोलेंगे जिसमें देयर का प्रयोग होएगा। देयर लगेगा, विल भी होता है तो विल और यहाँ पे बी लगेगा। विल प्लस देयर प्लस बी क्या लगेगा, बी लगेगा। फिर क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट। जो वस्तु हम बोलेंगे, जो वस्तु की हम बात करेंगे, तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट लगेगा। आरपीएस मतलब रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब जो बचा हुआ पार्ट होता है सेंटेंस का, पहले हम स्ट्रक्चर के हिसाब से कर लेते हैं, और जो बचा हुआ जितना भी पार्ट होता है हम उसको कहते हैं आरपीएस मतलब रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच। और बच्चों इसकी प्रैक्टिस भी करते हैं। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, क्या मेरे बैग में कॉफी होगी। क्या होगी, क्या मेरे बैग में कॉफी होगी। अब क्या मेरे बैग में कॉफी होगी, तो ये जो क्या वाला शब्द है, क्या वाला शब्द हमारे सेंटेंस क्या बनाता है, ये बनाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मेरे बैग में कॉफी होगी, अगर हम सिर्फ इसी को बोले तो ये होता है सिंपल, देयर इज कॉफी इन माय बैग। मैंने आपको सिंपल सेंटेंस जब मैंने आपको बताया था देयर का फ्यूचर में, तो मैंने आपको ये वाला एग्जांपल दिया था, देयर इज कॉफी इन माय बैग। मैंने सिंपल कहा था। अब यहाँ पे क्या जुड़ गया है, तो ये क्या कौन सा सेंटेंस हो गया, ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम कौन से यूज करेंगे, विल का पहले यूज करेंगे। स्टूडेंट कीप नोट डाउन इट, विल, then we will use देयर। अब किसका प्रयोग करेंगे, हम देयर का प्रयोग करेंगे, बिकॉज इट हैज नो सब्जेक्ट, क्योंकि इसमें ना ही कोई सब्जेक्ट है। और मेरे बैग में कॉपी होगी, तो हम बैठे हैं यहाँ और हम बात कर रहे हैं मेरे बैग में कॉपी होगी। जैसे हमारी मम्मी ने पूछा क्या तुम्हारे बैग में कॉपी होगी, तो मैंने क्या कहा, मेरे बैग में कॉपी होगी। सिंपल वाला सेंटेंस। अब मैं मेरी बहन से पूछूं क्या मेरे बैग में कॉपी होगी, तो बैग है उधर, तो हम उस तरफ इशारा करके बोल रहे हैं क्या मेरे बैग में कॉपी होगी। तो क्या वाला सेंटेंस हमने पहले लगा दिया विल। अब किसका प्रयोग करेंगे, वी विल यूज देयर। देयर का प्रयोग करेंगे, देन वी विल यूज बी। अब बी का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे हम विल बी को अलग अलग करके लिखेंगे, बिकॉज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हम विल बी को एक साथ नहीं लिख सकते। तो विल यहाँ पे होएगा, फिर देयर होएगा, उसके बाद फिर बी होएगा, विल देयर बी। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, वेयर इट इज ऑब्जेक्ट, कॉपी, विल देयर बी कॉपी, COPY कॉपी। अब किस में होगी, मेरे बैग में, इन माय बैग। अब तो मेरे बैग में ये हो गया आरपीएस। पहले हमने क्या उतार लिया, वी उतार लिया, फिर देयर, फिर बी उतार लिया, फिर ऑब्जेक्ट क्या हो गया, कॉपी हो गया। अब आरपीएस क्या हो गया, मेरे बैग में, तो इन माय बैग, ये क्या हो गया, आरपीएस। तो इन माय बैग, तो मेरे बैग में कॉपी होगी। हमने पहले क्या किया, मेरे बैग में कॉपी होगी, क्या मेरे बैग में कॉपी होगी, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो वी विल यूज विल। हम जिससे यूज करेंगे फर्स्ट, वी विल यूज विल। विल का प्रयोग किया,
because it's interrogative sentence. Interrogative sentence है, इससे हमें किसका प्रयोग there, because we stand there and bag is there, क्योंकि हम यहाँ खड़े हैं और बैग वहाँ है, तो हम there का प्रयोग करेंगे, हम be का प्रयोग करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब हमें इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ये दोनों स्ट्रक्चर में हम will और be को अलग अलग करके लिखते हैं, और बाकी स्ट्रक्चर में will और be को अलग तो करके लिखते हैं, पर सेंटेंस बनाते समय एक साथ लिखते हैं। तो यहाँ पे will है, यहाँ पे be, तो there will, there be। अब ऑब्जेक्ट क्या है? What is object? ऑब्जेक्ट इज कॉपी। ऑब्जेक्ट क्या है? कॉपी है। कॉपी अब किसमें है? मेरे बैग में, तो बैग में, in my bag। Come guys, let's have more practice। अब बच्चों हर प्रैक्टिस करते हैं। Our second sentence, हमारा सेकंड सेंटेंस है, क्या मंदिर में कमल के फूल, कमल के फूल होंगे? क्या होंगे? क्या मंदिर में कमल के फूल होंगे? तो अब क्या मंदिर में कमल के फूल होंगे, तो आपको यहाँ पे क्या शब्द दिख रहा है? क्या शब्द जो है हमारे सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाता है। तो सो वी विल यूज, फर्स्ट वी विल यूज विल। हम किसका यूज करेंगे? पहले विल का यूज करेंगे। विल का यूज इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर सेंटेंस है। अगर अभी प्रेजेंट में होता तो मंदिर में कमल के फूल होंगे, कमल के फूल होंगे, तो यहाँ पे हम इस आर का प्रयोग करते। कमल के फूल होंगे तो इससे अधिक फूल होंगे, तो आर का प्रयोग करते। अगर पास होता तो वर्ड का प्रयोग करते। अब यहाँ पे फ्यूचर है, सो वी विल यूज विल बी, बिकॉज विल बी इज यूज्ड बोथ ऑफ ऑब्जेक्ट लाइक सिंगुलर एंड प्लूरल, क्योंकि विल बी का प्रयोग हो दोनों प्रकार के ऑब्जेक्ट में प्रयोग करते हैं, सिंगुलर में भी प्लूरल में। सिंगुलर मतलब होता है एक वचन और प्लूरल मतलब होता है एक से अधिक वचन। तो विल, अब यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है, सो वी विल यूज देयर। देयर बी, अब यहाँ पे बी का प्रयोग होगा बिकॉज इट हैज स्ट्रक्चर इज बी, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर में क्या है? बी है। देयर बी, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? कमल के फूल, कमल के फूल, लोटस फ्लावर, लोटस LOTUS लोटस। अब फूल को क्या कहेंगे? फ्लावर, SLOWER फ्लावर। अब किस में होंगे? अब आरपीएस क्या हो गया? मंदिर में। तो जो हम पहले स्ट्रक्चर के हिसाब से निकालते हैं, और जो बाकी को जितना भी सेंटेंस बचा, कोई सा भी सेंटेंस, कोई सा भी शब्द, वो होता है आरपीएस, वो रिमेनिंग पार्ट में चला जाता है। तो रिमेनिंग पार्ट बीच में क्या है? वह है मंदिर में। तो मंदिर में, मंदिर के अंदर, तो इन द, अब मंदिर को क्या कहते हैं? वी से टेम्पल, वी कॉल्ड इट टेम्पल। क्या कहते हैं इसे? टेम्पल, TEMPL, टेम्पल। मैंने क्या लिखा पहले? क्या मंदिर में कमल के फूल होंगे? क्या मंदिर में कमल के फूल होंगे? यहाँ पे कमल के फूल होंगे, तो ये क्या है? दिस इज क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है। तो वी विल यूज, फर्स्ट वी विल यूज विल। अब विल का प्रयोग करेंगे बिकॉज इट इज फ्यूचर टेंस, क्योंकि फ्यूचर वाला सेंटेंस है। विल, अब इसका प्रयोग करेंगे देयर का प्रयोग, बिकॉज इट हैज नो सब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट और देन वी विल यूज बी। अब बी का प्रयोग करेंगे बिकॉज स्ट्रक्चर हैज विल प्लस देयर प्लस बी, क्योंकि स्ट्रक्चर में क्या है? पहले विल आएगा, फिर देयर, फिर बी आएगा। अब यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट, फिर बी के बाद क्या है? दिस इज ऑब्जेक्ट। व्हाट इज ऑब्जेक्ट? अब ऑब्जेक्ट इसमें से क्या है? यस, ऑब्जेक्ट इज लोटस फ्लावर। ऑब्जेक्ट क्या है? लोटस फ्लावर, मतलब कमल का फूल जो है वह क्या है? ऑब्जेक्ट। So we will write lotus flower. Guys, please keep note down it. अब क्या है? RPS क्या है? मंदिर में, तो in the temple. मंदिर में, in the temple. Come guys, let's have more practice. अब बच्चे और practice करते हैं। Our first sentences. हमारा third sentence क्या है? क्या खेत में फसलें होंगी? क्या होंगी? क्या खेत में फसलें होंगी? अब क्या खेत में फसलें होंगी? Did you understand? Because it has interrogative sentence। बच्चा आपको समझ में आया कि ये interrogative sentence है? Because it has क्या, यहाँ पे क्या वाले शब्द आ गए हैं
जिस सेंटेंस में मैंने आपको कहा कि जिस सेंटेंस में क्या फॉरेन शब्द आ जाए आप उसे इंटरोगेटिव सेंटेंस समझ लो और वहां पे सबसे पहले बी वर्ड लगाओ, वहां पे स्ट्रक्चर हो या ना हो। सो प्लीज लिसन केयरफुली। तो वहां पे क्या है, क्या शब्द है? सो वी विल यूज विल। विल का प्रयोग करेंगे। फिर यहाँ पे कोई सब्जेक्ट है? इट हैज नो सब्जेक्ट, देयर वी विल यूज देयर। उसके बाद हम देयर का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे विल को हम अलग अलग करके लिखते हैं, तो उसके बाद विल, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? बी, विल बी। अब ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? फसलें। फसलें को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्रॉप्स। अगर आपके एग्जाम पे आए कि फसलें, फसलों की इंग्लिश बताओ, तो क्रॉप्स। ऐसे मैच में भी आता है, तीसरी क्लास में भी आता है कि फसल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो वहाँ पे आप क्या करोगे? क्रॉप, CROPS, क्रॉप्स। तो फसल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वी कॉल्ड इट क्रॉप। एक से अधिक फसलें होंगी, एक फसल तो नहीं होती, एक से अधिक फसल उगती है, तो वहाँ पे एस लगता है, हमेशा एस लगता है। तो क्रॉप्स आप किस में? खेत में, इन द फील्ड, इन द फील्ड, FIELD, फील्ड। मैंने यहाँ पे क्या लिखा बच्चों? क्या खेत में फसलें होंगी? इज इट क्वेश्चन सेंटेंस। अब ये कौन सा सेंटेंस है? क्वेश्चन सेंटेंस है। So we will use first will। अब हम किसका प्रयोग करेंगे? पहले हम करेंगे will का प्रयोग, because then we understand, then we will solve the interrogative sentence, we will use will in future sentence। मतलब मैंने आपको समझाया कि जब हम फ्यूचर सेंटेंस में बताते हैं देयर का प्रयोग करके इंटरोगेटिव सेंटेंस, so we will use will। तो वहाँ पे will का प्रयोग करते हैं, प्लूरल हो या फिर सिंगुलर हो। क्या में देयर का प्रयोग करेंगे? बिकॉज इट हैज नो सब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है। फिर बी का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे विल है तो यहाँ पे बी विल बी। अब यहाँ पे फसलें को इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो फसल को क्या कहेंगे? क्रॉप्स। अब किसमें है? फील्ड में, तो इन द फील्ड। अब जितना ये जो लिखा है ये पूरा हो जाएगा RPS। RPS मतलब होता है रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? रिमेनिंग, RMAING, रिमेनिंग पार्ट्स, PARTS, पार्ट्स। अब ऑफ स्पीच जगह नहीं होती, यहाँ पे लिखी हुई ऑफ स्पीच, स्पीच। तो रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है? जो सेंटेंस का बचा हुआ वाक्य होता है। तो जो इन द फील्ड है, ये स्ट्रक्चर में तो नहीं आया इसके बारे में कि जब स्थान हो तो वहां पे इन द फील्ड लगा दो। यहाँ पे इसके बारे में स्ट्रक्चर पे जा रहा है वो हमने लिख दिया। अब जो इन द फील्ड है ये हमने सेंटेंस के हिसाब से किया, तो वी विल कॉल इट रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी कम गाइस, लेट्स सम मोर प्रैक्टिस एंड लिसन टू मी केयरफुली, इट विल हेल्प यू एग्जाम। आओ बच्चों और प्रैक्टिस करते हैं, और मुझे ध्यान से सुनना, ये आपके परीक्षा में भी काम आएगा। आओ, हमारा वो सेंटेंस है, क्या जूतों में मोजे होंगे? क्या जूतों में मोजे होंगे? अब क्या जूतों में मोजे होंगे, तो अब इसकी इंग्लिश वेयर विल वी स्टार्ट, हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यस, वी विल स्टार्ट विल। हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? विल से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज इट इज इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और मैंने आपको बताया था कि जब हम देयर में फ्यूचर में इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाए, यहाँ पे विल बी का प्रयोग होता है, और जब प्रेजेंट में बना तो इज आर का, पास्ट में बस वर का। तो यहाँ पे क्या है, हम फ्यूचर वाले कर रहे हैं, यहाँ पे विल बी का प्रयोग करेंगे, विल तभी देयर का प्रयोग करेंगे, बिकॉज इट हैज नो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे देयर। अब क्या करेंगे, हम बी का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे विल बी एक साथ नहीं आ सकता, तो बी। अब ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट है मोजे, तो मोजे को इसमें क्या कहेंगे? सॉक्स। विल देयर बी सॉक्स? किसमें होंगे? जूतों में, द शूज। Will there be socks in the shoes? Shoes, क्योंकि जूते एक से अधिक ही होते हैं, वे दो जोड़ी में होते, एक जोड़ी में नहीं होते। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? शूजेस, क्योंकि शूजेस एक से अधिक होते हैं, दो जोड़ी में होते हैं। इट हैज नो वन पेयर, इट हैज टू पेयर। ये दो जोड़ी में होते हैं, एक जोड़ी में नहीं होते। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? क्या जूतों में मोजे होंगे?
मैंने क्या बोला, क्या जूतों में इमोजी होंगे? इट इज क्वेश्चन सेंटेंस, ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस है। सो वी विल यूज विल बिकॉज इट इज फ्यूचर सेंटेंस। हम विल का प्रयोग करेंगे क्योंकि फ्यूचर सेंटेंस है। अगर प्रेजेंट होता तो आर का प्रयोग करते, पास्ट होता तो वर का प्रयोग करते। तो हमने यहाँ पे विल का प्रयोग किया, यहाँ पे देयर का, बिकॉज इट हैज नो सब्जेक्ट, यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है। देयर का प्रयोग करेंगे, फिर बी का। विल भी एक साथ नहीं लिखते, तो इंटरोगेटिव में हम यहाँ पे विल देयर बी लिखेंगे। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है सॉक्स। विल देयर बी सॉक्स, अब किस में होंगे? जूतों में। इन द शूज, विल देयर बी सॉक्स इन द शूज। कम गाइस, लेट्स सम मोर प्रैक्टिस। अब बच्चों और प्रैक्टिस करते हैं। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, क्या पेन में नीली स्याही होगी? क्या होगी? क्या पेन में नीली स्याही होगी? तो क्या पेन में नीली स्याही होगी? इट इज क्वेश्चन सेंटेंस। ये कौन सा सेंटेंस है? ये है क्वेश्चन सेंटेंस। वी विल यूज विल। हम किसका प्रयोग करेंगे? विल का प्रयोग, बिकॉज इट इज फ्यूचर सेंटेंस, क्योंकि फ्यूचर वाला सेंटेंस है। अगर प्रेजेंट होता तो आर इज आर का प्रयोग करते, पास्ट होता तो वाज वर का। ठीक है, फ्यूचर है, सो वी विल यूज विल। अब विल किसका प्रयोग होगा? देयर का, क्योंकि यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है। देयर का प्रयोग हुआ। इसके बाद किसका प्रयोग होगा? बी का प्रयोग होगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हम विल और बी को अलग अलग करके लिखते हैं। तो विल देयर बी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है नीली स्याही। नीली स्याही को कहेंगे ब्लू इंक। अब ऑब्जेक्ट तक ये हो गया, ये जो हो गया यहाँ तक का ये हो गया पूरा स्ट्रक्चर के हिसाब से हमने पढ़ा दिया। अब आरपीएस क्या होगा? इन पेन। अब ये इन पेन है, पेन यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट की बात आ गई कि हमने लिख दिया ब्लू ए, तो यहाँ तक स्ट्रक्चर के हिसाब से हम कर देते हैं। और जो बाकी के जो सेंटेंस होते हैं, जैसे पेन में तो इन पेन, तो ये बाकी का जो है हो गया सेंटेंस, तो उसको हम कहते हैं आरपीएस। डिड यू अंडरस्टैंड गाइस? कम गाइस, लेट्स सम मोर प्रैक्टिस। आओ बच्चों और प्रैक्टिस करते हैं। आवर सिक्स सेंटेंसेस, हमारा सिक्स सेंटेंस है, क्या किताब में लाल पेज होगा? लाल पेज होगा। I sure you have a rainbow colored book. मुझे यकीन है आपके पास रंग बिरंगी किताब होगी। So you will ask your sister, आप अपनी बहन से पूछोगे क्या किताब में लाल पेज होगा? तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? Let's do it। अब ये करते हैं। तो क्या, अभी क्या है? इंटरोगेटिव सेंटेंस है। We will use will। हम will का प्रयोग करेंगे because it is future sentence। फ्यूचर है तो हमने will का प्रयोग किया। अगर प्रेजेंट हो तो हम यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे? इज और आर का प्रयोग करेंगे। पास्ट में तो वाज वर का प्रयोग करेंगे। आपको पहले सेंटेंस देखना है, समझना है कि कौन सा टेंस कह रहा है, कौन सा स्ट्रक्चर के हिसाब से कह रहा है। अगर आप स्ट्रक्चर याद रखेंगे तो आपको हर सेंटेंस आसानी से कर लेंगे। जैसे मैं कर रही हूँ, क्या किताब में लाल पेज होगा? अब क्या किताब में लाल पेज होगा? तो यहाँ पे क्या है? इंटरोगेटिव सेंटेंस है, सो वी विल यूज विल। और यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है तो देयर, विल देयर। अब यहाँ पे बी का प्रयोग होगा क्योंकि विल बी को अलग अलग करके लिखते हैं। विल देयर बी। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? लाल पेज, रेड पेज। विल देयर बी रेड पेज, अब किताब में तो किताब के अंदर, तो इन द बुक। विल देयर बी रेड पेज इन द बुक। B-O-O-K। तो आपने सोचा होगा कि बुक तो एक वस्तु है, तो इसके पहले द क्यों लगा? क्योंकि जो हम पेज देखते हैं वह भी लकड़ी से ही बनता है, नेचुरल चीज से ही वह भी बनता है। सो वी विल यूज द, इसलिए हम द का प्रयोग करते हैं। मैंने क्या लिखा यहाँ पे? क्या किताब में लाल पेज होगा? इट इज इंटरोगेटिव सेंटेंस, सो वी विल यूज विल बिकॉज इट इज फ्यूचर सेंटेंस। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है और फ्यूचर सेंटेंस है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? विल का प्रयोग। अब यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है, हम किसका प्रयोग करेंगे? फिर देयर का प्रयोग। अब यहाँ पे विल बी को अलग अलग करके लिखते हैं, तो यहाँ पे बी का प्रयोग, विल देयर बी। अब ऑब्जेक्ट क्या है? रेड पेज, लाल पेज। क्या कहेंगे उसे? रेड पेज। किस में होगा?
बुक में होगा तो इन द बुक। यहाँ पे द क्यों लगा? द इसलिए लगा क्योंकि बुक जब पेज ही बनता है वह भी नेचुरल चीज से बनता है, so we will use the। Come guys, let's some more practice। अब बच्चों और प्रैक्टिस करते हैं। हमारा फेवरेट सेंटेंस है, क्या जंगल में शेर होगा? क्या होगा जंगल में? क्या जंगल में शेर होगा? तो यहाँ पे क्यों नहीं होगा? जंगल का राजा कौन होता है? शेर। तो शेर नहीं होगा तो जंगल कैसे चलेगा? तो क्या जंगल में शेर होगा? तो इसकी इंग्लिश कैसे होगी? दिस इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड फ्यूचर सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव भी है और फ्यूचर भी है। सो वी विल यूज विल। हम किसका प्रयोग करेंगे? विल का प्रयोग। अब विल का प्रयोग, अब यहाँ पे कोई सब्जेक्ट है, शेर जो है वह है जानवर। हम सब्जेक्ट किस लिए प्रयोग करते हैं? वी यूज सब्जेक्ट फॉर ह्यूमन। हम इंसानों के लिए सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे जो शेर है वो जानवर है, वो इंसान नहीं है। यहाँ पे विल देयर, और यहाँ पे विल बी को अलग अलग से लिखते हैं तो यहाँ पे बी लिख देंगे। विल देयर बी। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है लॉयन, LION। शेर को क्या कहेंगे? लॉयन। विल देयर बी लॉयन। अब किस में होगा? जंगल में, इन द फॉरेस्ट। विल देयर बी लॉयन इन द फॉरेस्ट, FOREST, फॉरेस्ट। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा? क्या जंगल में शेर होगा? तो दिस इज क्वेश्चन सेंटेंस। ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस है और ये क्या है? फ्यूचर सेंटेंस है। तो वी विल यूज विल। हम विल का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है, देन वी विल यूज देयर। अब हम देयर का प्रयोग करेंगे। विल देयर। अब बी का प्रयोग करते तो यहाँ पे विल बी एक साथ नहीं लिख सकते, तो बी यहाँ पे प्रयोग होता है। विल देयर बी। अब ऑब्जेक्ट क्या है? लॉयन। विल देयर बी लॉयन किसमें होगा? जंगल में, तो इन द फॉरेस्ट। विल देयर बी लॉयन इन द फॉरेस्ट। और बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इंग्लिश सीख सकें। और अगर आपने मेरा बेसिक ऑफ इंग्लिश से नहीं देखा है तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल पे जाइए और वहां से आप बेसिक ऑफ इंग्लिश से लेकर एडवांस तक इंग्लिश देख सकते हैं। और बच्चों अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो मेरे व्हाट्सएप में जाकर या फिर कमेंट सेक्शन में जाकर लिख सकते हैं। और मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक में भी फॉलो करते रहना। बाय।